जय हिंद स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अभी करना है बेसिकली वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा बेसिक के बारे में पता होना ज़रूरी है। बीच में क्लास नहीं हो पाई, एक्चुअली थोड़ा काम हो गया था। जैसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं बात करता हूँ जैसे मेन प्लांट बॉडी की है। जैसे हम जानते हैं कि यूजुअली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, हम जिन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं बेसिकली वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स हैं। हाँ, देखो हमें पता है कि जब भी हम प्लांट के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट्स इवोल्व कैसे हुए हैं उस बारे में पढ़ते हैं, तो एक चीज़ समझ में आती है कि सबसे पहले एल्गी थी। एल्गी के बाद देन आए ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के फिर बाद आए टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद जैसे नेक्स्ट आए जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद देन आए एंजियोस्पर्म। सो बेसिकली जो एंजियोस्पर्म है वो हायर प्लांट्स हैं जिनको बोलते हैं। अब एंजियोस्पर्म जो हैं उनको हम स्पोरोफाइट भी बोलते हैं, और उनकी जो मेन प्लांट बॉडी है। अब देखो कोई भी एक प्लांट है, किसी भी प्लांट के अंदर अगर वेरियस पार्ट्स को अगर डेवलप होना है तो प्लांट के अंदर हार्मोनल चेंज होते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर बेसिकली जैसे चेंजेस होते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होंगे, उनका इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जैक्टली उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर होता है। तो होगा क्या, एंजियोस्पर्म में हायर प्लांट्स है क्योंकि इन्हीं को ही हम स्टडी करते हैं। अब प्लांट की बॉडी के अंदर सबसे पहले हार्मोनल चेंज होंगे, मतलब हार्मोन्स के अंदर चेंज होता है। अब जैसे ही हार्मोनल चेंज हो गए, उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्लांट की बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब प्लांट के अंदर डेवलपमेंट होगी। तो उसकी बात आएगी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अब ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का मतलब क्या है? देखो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का एक सिंपल सा मीनिंग ये कहेंगे कि जब जो चेंजेस, मतलब बेसिकली अगर हम किसी प्लांट को देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? लीव्स हैं, स्टेम है, फ्लावर है, वो सब चीज़ें। जो मॉर्फोलॉजिकल, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उन्हें बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ये अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बेसिकली बहुत से पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। एक है प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, एक है फर्टिलाइजेशन चेंजेस, और एक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। मतलब क्या है समझते हैं थोड़ा सा। देखो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन वर्ड का एक सिंपल सा मीनिंग समझ में आता है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स। मतलब एक जाइगोट बनेगा, मतलब गैमेट्स के फ्यूजन से पहले होने वाला जितने भी स्टेप्स हैं वो सभी आएंगे प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। उसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, उसके अंदर बेसिकली हम बात करते हैं जैसे गैमेट्स की फॉर्मेशन। हमें पता है कि मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी, मेगास्पोरोजेनेसिस होगी, जो आगे हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद है पॉलिनेशन, कि भाई मेल गैमेट बन चुका है, फीमेल गैमेट बन चुका है। अब कोई ना कोई ऐसा होगा ना कि ये गैमेट्स ट्रांसफ़र कैसे होंगे, तो उसके लिए हम पॉलिनेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन और पॉलिनेशन दोनों को हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। देन उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हमें पता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। उसके बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाए, होने के बाद हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब ये जो चेंजेस है इसमें सबसे पहली चीज़ आती है, मतलब मैंने रैंडम लिखा है लेकिन पढ़ेंगे सभी सीक्वेंस में ही। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि कैसे एक एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनने के बाद कैसे एक एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है, कैसे फ्रूट बनेगा, कैसे सीड होगा। ये सब चीज़ें आती हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर। अब इससे हट के कुछ और टॉपिक भी हैं, जैसे एपोमिक्सिस है, पॉलीएम्ब्रियोनी, वो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे वो वाली चीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। हमें पता है कि अब मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, तो इसको ज़्यादा दिल पे मत लेना, और कि नॉर्मल दिखाने के लिए। देखिए कोई भी एक फ्लावर है, आप एज्यूम कीजिए चाइना रोज़, ठीक है, चाइना रोज़ को एज्यूम करना है, ठीक है। जो लोअर बल्क पार्ट होता है, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है थोड़ा सा, ठीक है, वो नीचे, उसको बोलते हैं थैलेमस। अब जो लॉन्ग स्टेम होती है उसको पेडिसल बोलते हैं। अब जो फीमेल पार्ट होगा उसको पिस्टल बोलेंगे, कार्पल बोलेंगे, ठीक है। अब जो इलोंगेटेड पार्ट होगा वो स्टेमन बोलेंगे, और हमें पता है स्टेमन होता है मेल पार्ट और पिस्टल कार्पल होता है फीमेल पार्ट। देन उसके बाद जो कलर्ड पार्ट होता है, देन उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कलर्ड पार्ट के बारे में। जो कलर्ड पार्ट होगा, कलर्ड पार्ट को बोलते हैं कोरोला या पेटल। ओके, सॉरी, कोरोला और पेटल नेम दोनों के सेम है। जो कलर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आप एग्जांपल लीजिए एक रोज़ प्लांट का, मैं चाइना रोज़ के साथ एक रोज़ प्लांट का एग्जांपल ली थी। आपको देखो रोज़, अब मतलब गुलाब का फूल है, तो उसमें जो कलर्ड पार्ट है वो पेटल्स होती हैं, लेकिन उन कलर्ड पार्ट्स
जो पेटल हैं उनके नीचे ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं सेपल, मतलब ग्रीन, एक तरह की पंखुड़ी टाइप है लेकिन वो ग्रीन कलर की है। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है समझाने के लिए कि एक फ्लावर पे कौन कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जैसे फ्लावर के पार्ट्स की बात करते हैं। अब जैसे हमें पता है कि फ्लावर के पास दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल, एक होते हैं नॉन एसेंशियल। मतलब एसेंशियल जो प्लांट के लिए ज़रूरी है और नॉन एसेंशियल जो प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है। अब इनको एसेसरी और नॉन एसेसरी भी बोला जाता है। अब समझते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेमन की। स्टेमन कौन सा पार्ट होगा? स्टेमन है मेल पार्ट, मेल पार्ट की बात करते हैं। अब पिस्टल कार्पल है, कौन सा पार्ट है? ये है फीमेल पार्ट। पिस्टल है, कार्पल है, ये एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल क्यों बोला गया? क्योंकि एसेंशियल पार्ट्स उनको बोला जाता है फ्लावर के केस में जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टेमन कार्पल हो गए। देन उसके बाद हम होते हैं सेपल्स और पेटल्स। अब सेपल जो है ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। और ये है कलर्ड पार्ट। अब कलर्ड पार्ट मैंने क्यों लिखा कलर्ड पार्ट? इसलिए क्योंकि अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर फ्लावर में रेड कलर के ही पेटल्स हों। अब येलो भी हो सकते हैं, पर्पल भी हो सकते हैं, चेंज होता रहता है। तो ये नॉन एसेसरी पार्ट या नॉन एसेंशियल पार्ट, बिकॉज ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करते। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जिसकी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन की। अब पता है स्टेमन कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है। तो हम बात करते हैं इसकी। देखिए, हमें पता है कि जो स्टेमन होता है वो ये है, ये स्टेमन है, पूरा का पूरा स्टेमन है। स्टेमन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर कौन से होते हैं? ये अपर पार्ट। आपको ये दो लोब दिख रही होंगी, दो लोब दिख रही होंगी, ये दो लोब आपस में जुड़ी हुई हैं और ये इलोंगेटेड पार्ट है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखो, अब ये जैसे एक पेन है, ठीक है, इस पेन के दो एंड है, आप बता सकते हैं? देखिए कौन सा? सबसे पहली बात, रुक जा, हाँ अब ठीक है। सो ये होगा एक एंड, ये होगा दूसरा एंड, ये होगा। अब मैंने इसको यहाँ से पकड़ा है, ठीक बात है, मतलब ये मेरे पास है, मेरे जो फिंगर्स उसके पास है। तो ये वाला एंड कौन सा होगा? प्रॉक्सिमल एंड, जो पास है, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, ऐसे याद कर सकते हैं। और जो दूसरा एंड होगा उसको बोलेंगे डिस्टल एंड। डिस्टल एंड का मतलब वो एंड जो दूर है। उसी तरीके से मैं बात करूंगा इसकी बात करता हूँ कि जो एंथर वाली साइड है, हमें पता है कि ये बाहर की तरफ इस तरह से ये हमारा एक्सटेमर निकला होता है। अब जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो नीचे वाला ये पार्ट है, ये जो पार्ट होता है ये थैलेमस से अटैच होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा पार्ट है। इस पार्ट में जो ये होंगे, यहाँ पर होंगी दो लोब और ये अटैच होता है किसके साथ में? यहाँ पर थैलेमस के साथ में। तो जो ये पार्ट होगा इसको प्रॉक्सिमल पार्ट बोलेंगे, किसके लिए? स्टेमन के केस में। सो देखते हैं, अब ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, तो हमें पता है कि प्रॉक्सिमल पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है? डिस्टल पार्ट। ये इन पार्ट के बारे में बता रखा है, इन एंड्स को कहा जाता है, अलग से कोई पार्ट नहीं है। प्रॉक्सिमल जो पार्ट है वो अटैच किससे होता है? थैलेमस से अटैच होता है, हम जैसा कि हमने अभी देखा है, और पेटल्स के साथ भी अटैच होता है। तो वो हम देख चुके हैं। तो ये पार्ट है इसके बारे में। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। अब मान लो ये मेरा ये पूरा का पूरा एक स्टेमन है। अगर ये एक स्टेमन है, अगर ये स्टेमन को अगर मैं ऐसे ऊपर से कट करता हूँ, कट करने के बाद ये ऊपर से ऐसे दिखेगा। अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ ना, ऊपर से ऐसे दिखता है, मतलब यहाँ पर मुझे 4 कॉर्नर्स देखने को मिलते हैं और ये बीच में एक टिश्यू होता है, बताते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास एक लोब ये है, दूसरी लोब ये है, और इन दोनों लोब को आपस में कनेक्ट किया जाता है एक टिश्यू के थ्रू, जिसका नाम होता है कनेक्टिव। आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे बात करते हैं एंथर के बारे में और फिलामेंट के बारे में। पता है स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। अब जो एंथर था, आपको देखने को मिल रहा था, ये देखिए एंथर है। हमें पता है कि एंथर जो होता है ये वाला पार्ट होगा, अपर पार्ट होगा, इसकी दो लोब होती है। लोब का मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर, एक ये लोब है, एक लोब, दो लोब, तो 2 लोब है। तो हम बोलते हैं एंथर को बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब इसको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के साथ साथ इसको डाइथिकस भी बोला जाता है, पढ़ेंगे आगे। डाइथिकस मतलब 2 थिक्का इन 1 लोब, ठीक है। अब बात करते हैं फिलामेंट के बारे में। जो फिलामेंट होता है वो एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो वेरिएबल हो सकती है। इसको मैंने लिखना चाहिए था, लेंथ कैन बी वेरिएबल, तो आप ये यहाँ पर अटैच कर लीजिए, लेंथ कैन बी वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एंथर के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, ओके, ठीक है। अब एंथर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एंथर। हमें पता है कि एंथर 2 लोब होती हैं। अब इसी को ही मैंने यहाँ पर दिखाया है। जब मैं इस एंथर को ऊपर से देखता हूँ, मतलब
बिल्कुल टिप से, बिल्कुल ऊपर से देखता हूँ, तब मुझे ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब एक लोब यहाँ है, मतलब एक लोब ये है, एक लोब ये है, 2 लोब है। इन 2 लोब्स को आपस में अब यहाँ पर एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होती है, एक लाइन होती है, हमें पता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक एंथर होता है वो बेसिकली 2 लोब से मिलके बना है, हमें पता है ये कंप्लीट एक एंथर है। अब इसमें ये 2 लोब से, ये कंप्लीट एक एंथर है, ये 2 लोब से मिलके बने, तो मतलब 1 एंथर इज इक्वल टू 2 लोब, मतलब एक एंथर में 2 लोब होती हैं। देन अब बात करते हैं, अब हर लोब के अंदर क्या होता है। ये जो एक लोब है, लोब, इस एक लोब में 2 थिक्का होते हैं। थिक्का एक तरह की लेयर होती है, जो मैंने देखो ये अंदर दिखा रखी है। मतलब अगर ये एक है तो एक थिक्का, ये दूसरा थिक्का, 2 थिक्का है। अब बात करते हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोव, इसका काम क्या होता है। हमें पता है कि एक लोब के अंदर 2 थिक्का होते हैं। इन दोनों थिक्का को सेपरेट करने के लिए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोव की ज़रूरत पड़ती है। इसको चाहे वीडियो को दोबारा देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये समझ लिया है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। क्योंकि देखो, मैं कराने को सीधा सीधा टॉपिक भी करा सकता था, लेके आ सकता था माइक्रो, जैसे बाकी लेके आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लाइक मेगास्पोरोजेनेसिस, और उसके बाद है और बाकी सब चीज़ें, लेकिन उसका ना फ़ायदा बहुत कम होता। पता है क्यों? देखो स्टूडेंट्स, बात ऐसी है कि अगर बेसिक ठीक नहीं है ना, तो कोई भी टॉपिक करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कहते हैं बायोलॉजी में रटो रटो रोट लर्निंग होती है, रोट लर्निंग होती है। हाँ ठीक है, होती है, एक हद तक होती है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट ही ठीक नहीं है तो आप कितना रट लोगे। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि कोई किसी पॉइंट पे जाके कि भाई भूलने वाली बात हो सकती है, कई बार मिक्स हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जब टाइम हमारे पास लिमिटेड हो और हमें ज़्यादा लिखना हो, तो हमें पहले से ही सोच के चलना पड़ता है कि हमें इतना इतना लिखना है। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं अगर, और हमें सीबीएसई के पैटर्न का तो पता ही है कि कैसे वो क्वेश्चंस को घुमाता है। अगर आपको मेरी बात में डाउट लग रहा है तो आप इस पिछले प्रीवियस ईयर के 2 से 3 साल के पेपर देख सकते हैं कि कितने सीबीएसई ने क्वेश्चंस को सीधा पूछा हुआ है और कितना घुमा के। अकॉर्डिंग टू मी 95% ऐसे हैं जो बिल्कुल घुमा के पूछे हुए, सीधे पूछे नहीं हुए। हाँ, हरियाणा बोर्ड में चीज़ें सीधी आती हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ सीधे होते हैं। लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ तो अच्छा होगा, लेवल अच्छा है। अब वही चीज़ थी, ठीक है, सेम वही चीज़ है। ऊपर से देखने में इस तरह से स्ट्रक्चर लगता है, एक थिक्का, ये हमारे पास एक लोब है, ये हमारे पास दूसरी लोब है, बीच में एक लेयर है। ये मतलब ये मैंने एक बीच में ऑरेंज कलर की एक लाइन डाल ली है, वो ये दिखाने के लिए कि एक लोब ये, एक लोब ये है, और लोब में 2-2 थिक्का होते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एंथर। अब ये स्टेजेस ऑफ एंथर क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो चीज़ों को डायरेक्ट दिया ही नहीं गया, मतलब बहुत ज़्यादा। देखो आप अपनी एनसीईआरटी का, देखो साथ साथ एक काम करो, आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन कर लो। अब जैसे ही एनसीईआरटी का चैप्टर 1 ओपन करोगे तो आप जैसे ही फर्स्ट चैप्टर ओपन करते हो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, क्योंकि न्यू बुक में अंदर पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो वहाँ पर आपको देखने को एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। स्टेजेस आपको क्या, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। जैसे आप स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जो इस साइड पर है, ठीक है, अब जैसे आप उस पेज को पलटोगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के नाम से, टीएस ऑफ एंथर के नाम से मिलेगा, ठीक है। तो आपको सबसे एक ऊपर स्ट्रक्चर दिखेगा, एक उससे नीचे स्ट्रक्चर दिखेगा। अब जो सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर है वो एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर है, लेकिन जो नीचे का स्ट्रक्चर वो एक मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर है। ये हमें बहुत ज़रूरी है, पता होनी चाहिए। स्टेज ऑफ एंथर, एंथर की स्टेज, देखो जो एंथर होता है उसकी 2 स्टेज होती है। एक जब एंथर यंग होगा, ऑब्वियस सी बात है, अब कोई भी चीज़ अगर बड़ी है तो वो सबसे पहले छोटी तो होगी ही, तो यंग एंथर होगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं मैच्योर एंथर के बारे में। बताओ, ठंड के कारण मेरा एम भी जम गया है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू ऑफ यंग एंथर। एक यंग एंथर के बारे में पढ़ते हैं, उसमें क्या टिश्यूज होते हैं। हमें पता है कि देखिए, अब पहले समझना है थोड़ा सा, मैं पहले सीधा डायग्राम पे आता हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आए। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो 4 कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स है, जैसा कि आपने पिछले को देखने को मिला था कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखने को मिला था, इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखने को मिला था, और ऐसे था वो 4, उन्हीं को ही मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो ये स्ट्रक्चर है यंग एंथर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे बाहर की जो लेयर होती है, इसमें सबसे बाहर की जो लेयर है जो मैंने रिप्रेजेंट की है ग्रीन कलर से, ग्रीन पेन से, वो एपिडर्मिस होती है। सबसे बाहर की लेयर होती है
एपिडर्मिस, जो आउटर लेयर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख दो और इस पर ध्यान दो, सच में, ट्रस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद अब जो ये इनर लेयर है इसको बोलते हैं एंडोथीशियम। सो मतलब फर्स्ट लेयर होगी ये आउटर से, देन उसके बाद है सेकेंड लेयर ये होगी, देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगी जो ये वाली लेयर है, मैंने इसको थोड़ा बना दिया, आप इसको थोड़ा सा अंदर बना सकते हैं, पास में, थोड़ा सा पास में। तो अंदर जो नेक्स्ट लेयर होगी वो होगी मिडल लेयर। देखो पहली है एपिडर्मिस बाहर की तरफ, देन उसके बाद है एंडोथीशियम, ये एपिडर्मिस एंडोथीशियम, देन उसके बाद है मिडल लेयर। मिडल लेयर के बाद अब आप ध्यान से देखिए, ये जो मैंने पिंक कलर से डिनोट की हुई है अंदर की तरफ जो लेयर है, इस लेयर को बोला जाता है टेपटम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है। जो ये लेयर है इसका नाम क्या है? टेपटम। ठीक है, इसका जो नाम है वो है टेपटम है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, उसके बाद अगली चीज़ टेपटम है। टेपटम के बाद अब बात करते हैं, अब अंदर की तरफ देखिए, यहाँ पर ग्रीन कलर से जो मैंने डॉट लगा रखे हैं ये। तो सबसे बाहर की लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस, देन उसके बाद है एंडोथीशियम, देन उसके बाद एंडोथीशियम, देन उसके बाद नेक्स्ट है मिडल लेयर, मिडल लेयर के बाद नेक्स्ट है टेपटम, टेपटम के बाद जो सबसे इनर साइड में है इनको बोला जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू। यही वो स्पोरोजीनस टिश्यू हैं जो आगे चल के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सो अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यूज, जो 2n होते हैं, मतलब ये डिप्लॉयड होते हैं। सो ये है, और बीच में कनेक्टिव है। कनेक्टिव आपको पता होगा, मैंने बताया था, अगर एक लोब है, दो लोब है, इन दो लोब्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? कनेक्टिव। तो देखा होगा ये एक लोब है और ये एक लोब है, ये दो लोब होंगी, और हर लोब के अंदर पहले पढ़ा था कि एक लोब में कितने थिक्का होते हैं? 2 थिक्का होते हैं। ये यही उन्हीं चीज़ को बता रखा है। अब देखिए, अब अगर मैं इस एक पूरे स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इस एक स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो माइक्रो वर्ड है ना, माइक्रो वर्ड जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल होगा प्लांट के केस में। वैसे माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। लेकिन जब हम रिप्रोडक्शन या हम कोई भी रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें माइक्रो वर्ड जो यूज़ होता है बेसिकली वो मेल के लिए होता है, मतलब माइक्रो एक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ध्यान से देखिए, एक माइक्रोस्पोरेंजिया है और एक हम पढ़ क्या रहे हैं? एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो कितने स्पोरेंजिया हैं? 1 2 3 4। तो इसलिए हम बोलते हैं, अब पढ़ने में ज़्यादा आसान होगा, कि ईच कॉर्नर हैव माइक्रोस्पोरेंजिया। हर कॉर्नर के पास माइक्रोस्पोरेंजिया है। ईच कॉर्नर है माइक्रोस्पोरेंजिया एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं जो प्रेजेंट होंगे, इसलिए उन्हें टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। टेट्रा मतलब 4। अब समझ में आपको कि टेट्रास्पोरेंजिएट, अगर एक है तो माइक्रोस्पोरेंजिया, अगर 4 है तो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। सो ये होता है। अब हम बात करते हैं इससे आगे। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, हरियाणा बोर्ड वालों के लिए वरदान है। अब बात करते हैं एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। हमें पता है एपिडर्मिस और एंडोथीशियम जो लेयर होती है इनको कॉमन लेयर बोला जाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, स्पोरोजीनस टिश्यूज क्या होते हैं? डिप्लॉयड सेल्स, मतलब ओके। और कनेक्टिव क्या है? एक तरह का टिश्यू है जो दोनों बोथ है, जो दोनों की दोनों लोब्स को आपकी एंथर की दोनों लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, पहले हमने स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ा था? टीएस ऑफ यंग एंथर। और जब हम यंग एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उस केस में हमने देखा था कि अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ क्या था? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पॉलन ग्रेन का नाम आया? नहीं। तो इसका मतलब है कि यंग एंथर के पास पॉलन ग्रेन्स नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट है। अब यंग एंथर आ चुका है। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में लेफ्ट साइड में जैसे आप स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन की बात करते हैं, उसमें जब नेक्स्ट पेज पलटोगे तो लेफ्ट साइड में तो डायग्राम बने होंगे। जो सबसे ऊपर का डायग्राम है वो एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसी के जस्ट नीचे डायग्राम है वो एक मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर है। अब मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको दिखाता, पर आपको देखना, साथ साथ बुक को ओपन करना। देन अब हम बात करते हैं, अब यंग एंथर तो पढ़ लिया, अब मैच्योर एंथर की क्या चीज़? मैच्योर एंथर हमें पता होना चाहिए कि यंग एंथर और मैच्योर एंथर में क्या फ़र्क है। देखो, यंग एंथर बड़े अच्छे से पता है कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। लेकिन वही 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कन्वर्ट, जब एक यंग एंथर मैच्योर एंथर के अंदर कन्वर्ट होता है, मतलब जब यंग एंथर के अंदर डेवलपमेंट होती है तो वो एक मैच्योर एंथर बनता है, तो उसमें पॉलन सेक बन जाते हैं।
स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं, उन्हीं स्पोरोजीनस टिश्यू से पोलन ग्रेन बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चीज़ को कि स्पोरोजीनस टिश्यू से पोलन ग्रेन्स का बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। बड़ी आसान सी प्रोसेस है, बहुत आसान है, पढ़ेंगे उसको, हमें पता है। और देखो ध्यान से, 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, देन उसके बाद कौन सी है, एंडोथीशियम है, देन उसके बाद मैं यहाँ पर एक एरो डाल देता हूँ ताकि पता हो कि कौन सी लेयर सीक्वेंस में है, देन उसके बाद मिडल लेयर है, देन उसके बाद टेप्टम है। तो इस तरह से लेयर्स होती है। देन उसके बाद हम बात कर, लेकिन जब हम बात करते हैं एक मैच्योर एंथर की, तो मैच्योर एंथर के अंदर सिर्फ एपिडर्मिस और एंडोथीशियम प्रेजेंट होती है। ऐसा क्यों? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब यंग एंथर मैच्योर एंथर में डेवलप या कन्वर्ट होता है तो स्पोरोजीनस टिश्यू पोलन ग्रेन बनाते हैं मियोसिस की हेल्प से। अब जब कोई प्रोसेस चल रही है तो उसे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, न्यूट्रिशन तो चाहिए, न्यूट्रिएंट तो चाहिए। तो होगा क्या, होगा सिंपल सा यहाँ पर ये कि जो एपिडर्मिस और एंडोथीशियम है वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, लेकिन उनसे हट के जो लेयर होंगी, कौन कौन सी बची, मिडल लेयर और टेप्टम, ये दोनों की दोनों लेयर का यूज हो जाएगा एज ए न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन के तौर पर। कौन यूज कर लेगा, इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर, मतलब फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। जब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होगी उस टाइम पे इसको एज ए न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर लिया जाएगा। किसको, मिडल लेयर और टेप्टम को। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस जरूरी हैं। सो अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। देखिए ध्यान दीजिए, अब फंक्शंस की बात करते हैं। देखना, हमें पता है एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर, इन तीनों के फंक्शन सेम होते हैं, लेकिन इन तीनों को कलेक्टिवली पढ़ा जाता है। सबसे पहला काम प्रोटेक्शन का, भाई पोलन ग्रेन्स को बचाना। अबे डाइसेंस ऑफ एंथर, इसका मतलब क्या, देखो हमें पता है कि जब एक यंग एंथर मैच्योर एंथर में कन्वर्ट होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब ने अपनी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को साथ साथ ओपन किया होगा और लेफ्ट साइड में जो एंथर का डायग्राम है आप उसको देख रहे होगे। आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में बता रखा है, उसकी लेयर्स के बारे में बता रखा है, लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है उसी के नीचे एक और स्ट्रक्चर बता रखा है जिसकी जो ये लेयर थी, पूरी जो लेयर है वो बीच बीच में से, यहाँ से कॉर्नर से बीच से टूटी हुई है। मतलब होगा क्या, जब किसी मैच्योर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं तो वो जो पोलन ग्रेन्स होंगे उन पोलन ग्रेन्स को बाहर निकलने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, जब मैं इसको थोड़ा अच्छे से देखो, ये जो लेयर होगी ना, ये लेयर टूटना शुरू हो जाएगी। इस लेयर को टूटना, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ये सब पोलन ग्रेन बनाएंगे। पोलन ग्रेन बनने के बाद पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं। अब ये जो लेयर है ये टूटेगी, ये डाइसेंस का मतलब टूटना, ये ब्रेक होगी। ब्रेक होने के बाद अब जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो वहाँ से बाहर आएंगे, मतलब एग्जिट कर जाएंगे, यहाँ से बाहर आएंगे। इस लेयर का टूटना, इसे डाइसेंस बोलते हैं। तो हम कहाँ थे, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ प्रोटेक्शन है, डाइसेंस टू रिलीज पोलन। देन अब अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि भाई मेन रोल किसका होता है डाइसेंस करने में, तो एंडोथीशियम। अगर प्रॉपरली, वैसे रोल तीनों का होता है, लेकिन अगर मैं किसी एक का नाम बोला जाए कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइसेंस ऑफ मेनली जो पोलन की जो लेयर, पोलन और बेसिकली जो लेयर है उसकी लेयर को डाइसेंस में मेन रोल किसका होता है, एंडोथीशियम का। देन उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये टेप्टम के जो फंक्शन है वो 3 मार्क्स में हमेशा ही पूछे जाते हैं, चाहे हरियाणा बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, चाहे CBSE बोर्ड है, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट है कि टेप्टम के फंक्शन बताओ। तो मैंने वो सारे इंक्लूड कर दिए। आप टेप्टम के देखो, अब मैंने ये फंक्शन लिखे हैं, आप इनको और ज़्यादा बढ़ा कह सकते हो कि इट इज़ द इनर लेयर ऑफ, ठीक है, जो पोलन ग्रेन है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी सबसे इनर लेयर होती है, इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब नेक्स्ट जो होता है, हम बात करते हैं प्रोवाइड, पहला पॉइंट, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन को, जैसा कि हमने बात की थी। देन उसके बाद ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब ये होता है कि अगर देखिए ध्यान से देखना, अगर मेरे पास एक लेयर है, ये लेयर है और ये लेयर इस तरह से बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो हर सेल के पास अपना खुद का एक न्यूक्लियस होगा।
तो इसलिए 1 2 3 1 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो ये बहुत सारे हैं, तो बहुत सारों के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है? मल्टी। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देन उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डेंस है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने इस एक सेल को उठाया, हमें पता है हर सेल, जो एक सेल होती है, सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है। अब साथ साथ में यहाँ पर एक जेल लाइक एक डेंस सा फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब एग्जाइन बनाने में, एग्जाइन क्या होती है? चिंता मत करो, आगे जब आएगा। अभी अगला टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ही है। वैसे मुझे कराना अभी था, लेकिन मैंने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन बन रहे थे, तो मतलब बेसिक को बिल्कुल ही नहीं छोड़ा हुआ सीबीएसई ने। तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट कराना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सीआरएस सीरीज़, जो कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ है, इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से ही कराऊंगा। ठीक है, वो टाइम पास वाला सिस्टम में कराऊंगा ही नहीं। तो जो नेक्स्ट है, प्रोड्यूस एग्जाइन, एग्जाइन प्रोड्यूस करना। देन उसके बाद है स्टिकी पॉलन। स्टिकी पॉलन एक पॉलन किट होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, पॉलन ग्रेन के बाहर में येलो कलर की एक लेयर होती है, ऐसी येलो कलर की लेयर होती है। वो जो येलो कलर की लेयर होती है, उसका काम क्या होता है? उसका मेन काम होता है कि ये पॉलन ग्रेन है। अब हमें पता है, देखो, जब भी फर्टिलाइजेशन करनी हो तो एक पॉलिनेशन तो चाहिए। अब पॉलन कैसे जाएगा? उड़ के जाएगा, पानी के थ्रू जाएगा, अलग अलग तरीक़ों से एजेंट से पॉलन जाता है। ठीक है, अब देखो, मान लो कि पॉलन्स ऐसे हो गए, मान लो कोई एक इंसेक्ट आ गया, ठीक है, बीटल आ गया। उस बीटल जिस फ्लावर पे आया है वो एक मेल फ्लावर है, तो बीटल की लेग्स के ऊपर ये पॉलन चिपक जाएंगे। अब ये पॉलन चिपकेंगे तो इन पॉलन्स को स्टिक होने के लिए किसी ना किसी के तरफ तो स्टिक होंगे ना, तो वो होगी एक तरह से बाहर एक येलोइश कलर की लेयर होती है, जिसको पॉलन किट बोला जाता है। तो वो यहाँ पर है, स्टिकी पॉलन में हेल्प करता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। ठंड इतनी है कि देखो, मैं मुझसे खुद बोला नहीं जा रहा, पर कोई नहीं, मेन है अच्छे नंबर लेना और अपने सिलेबस को करना। तो वो हम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हाँ, कई बार 1 2 दिन ऊपर हो जाता है कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाता। उसका रीज़न ये है कि मुझे कंटेंट अच्छा चाहिए होता है, कि मैं एग्जैक्टली वही कंटेंट एनसीईआरटी का उठा के नहीं डाल सकता, क्योंकि फिर एनसीईआरटी का ही अगर मैंने कंटेंट, मतलब एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइनें उठा के नहीं डाल सकता हर चीज़ में। एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, नहीं तो मुझ में और क्या कहते हैं वो, ऐसे पीडीएफ खोल के यूजुअली जो होता है एग्जैक्ट लाइन टू लाइन पढ़ाने में, अब क्या फ़र्क है? अब हमें तो कॉन्सेप्चुअली काम करना है, छोटे बच्चे तो है नहीं कि टीचर ने उठा दिया और कि लाइन टू लाइन पढ़ो, वो तो है नहीं ना। तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। सो थैंक यू सो मच।